लास्ट क्लास में हमने सीपीसी स्टार्ट किया था, सिविल प्रोसीजर कोड, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। लास्ट क्लास वाला सारा समझ आ गया था आप बच्चों को? जी सर। यस सर। ठीक है, आज आगे हम फर्दर स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडाइस। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडाइस मीन्स स्टे ऑफ सूट। सूट का मतलब क्या होता है? सूट का मतलब मैंने क्या बताया था? सिविल केस। कोई भी सिविल केस जो होता है उसको सूट बोल दिया जाता है। क्लियर है? समझ गए? जी सर। तो सेक्शन 10 प्रोवाइड दैट, सेक्शन 10 की बात करते हैं। सेक्शन 10 प्रोवाइड दैट नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। मान लो कोई केस था, सौरभ एंड मंशा का कोई केस था और वो चल रहा है भोपाल कोर्ट के अंदर, भोपाल की कोर्ट के अंदर चलेगा। भाई अगर कोई केस ऑलरेडी एक कोर्ट में चल रहा है, सेम केस किसी दूसरी कोर्ट में नहीं चल सकता। सेम मैटर के रिगार्डिंग सेम केस किसी दूसरी कोर्ट में नहीं चल सकता एक टाइम पर। समझ आ गए? यस सर। हाँ, सर वही वाला केस या फिर उससे सिमिलर केस? वही केस, सेम पार्टी सेम केस। ओके सर। ये कहना चाह रहा है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in the issue is directly or substantially in the issue in a previously instituted suit between the same party where such suit is pending in the same or any other court having jurisdiction to the grant relief claim। ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी केस अगर एक कोर्ट के अंदर चल रहा है, पेंडिंग है, वो उससे रिलेटेड और उस कोर्ट का उसके ऊपर जुडिक्शन है, तो आप दूसरी कोर्ट, किसी दूसरी कोर्ट के पास राइट नहीं है कि भाई वो उस मुद्दे को सुने। समझ आ गई? यस सर। सेक्शन 10 प्रोवाइड दैट नो कोर्ट, कोई भी कोर्ट, शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट, कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगी किसी केस की सुनवाई के लिए इन विच द मैटर इन इशू, अगर कोई मैटर है जिसके ऊपर झगड़ा है, इज ऑल्सो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन। या तो कोई मुद्दा डायरेक्टली या फिर कोई पिछला केस था जो पेंडिंग है अभी कोर्ट के अंदर, उससे रिलेटेड है, वो अभी किसी दूसरी कोर्ट में चल रहा है जिसकी उस मुद्दे के ऊपर जुडिक्शन है। तो जब तक वो चल रहा है कोई दूसरी कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। समझ आ गई? जी सर। यस सर। However, the pendency of suit in foreign court does not preclude the court in India from trying a suit founded in the same sense of action। लेकिन क्या है, यूएस के अंदर आपका कोई केस चल रहा है, सेम मुद्दे के ऊपर इंडिया में अगर कोई कोर्ट में केस चलाना चाहो तो चल सकता है, इसकी कोई वो नहीं है, मनाही नहीं है। समझ आ गई? अगर फॉरेन में आपका कोई केस चल रहा है तो अगर उसके रिगार्डिंग कोई मैटर ऐसा है जहां इंडिया में भी मैटर चल रहा है तो आप चला सकते हैं। क्लियर है? यस सर।
एसेंशियल कंडीशन फॉर स्टे ऑफ सूट। अब जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडाइस है, जो स्टे ऑफ सूट है, किन किन चीजों में मिलता है? जो किसी केस के ऊपर अगर आपको स्टे लेना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडाइस कब लगता है? इफ देयर मस्ट बी टू सूट इंस्टीट्यूटेड एट अ सेम टाइम। दो केस आपने क्या किया, दो केस आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम में फाइल कर दिए। देयर मस्ट बी टू सूट इंस्टीट्यूटेड एट डिफरेंट टाइम। द मैटर इन द इशू in the later suit should be directly and substantially in the issue to the earlier suit। जो सूट बाद में आपने, जो केस आपने बाद में फाइल किया, वो बिल्कुल पहले वाले से तो डायरेक्टली रिलेट करता है या उससे इनडायरेक्टली वे में कुछ जुड़ा हुआ है। such suit should be between the same party। और जो ये मैटर होना चाहिए ये सेम पार्टियों के बीच में होना चाहिए। such earlier suit is pending either in the same court or any other competent court। और जो ये पहले वाला केस है वो सेम कोर्ट में या किसी दूसरी कोर्ट में अभी पेंडिंग होना चाहिए। द कोर्ट इन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग हैज द जुरिडिक्शन टू ट्राई द सूट। और जो सूट इन द प्रीवियस, जो कोर्ट होगी प्रीवियस सूट में, प्रीवियस सूट मतलब पिछला सूट, दो केस आपने, मान लो क्या हुआ, सौरभ और मंशा, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ प्रॉपर्टी को लेके। इन्होंने केस फाइल कर दिया भोपाल में, केस फाइल हुआ अगस्त के अंदर और चल रहा था केस। सितंबर में इन्होंने क्या किया, दूसरा केस फाइल कर दिया जो कि डायरेक्टली लिंक था इस वाले केस से। कहां? इंदौर में। तो भाई यहां पर रेस जुडिकेशन लग जाएगा, यहां पर स्टे लग जाएगा कि भाई इंदौर वाली कोर्ट उसको सुन नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी ये केस पेंडिंग है भोपाल कोर्ट के अंदर। समझ आ गई मेरी बात? यस जी सर। सर। यहां तक कोई डाउट तो मुझे बताओ। नो सर, नो डाउट। भाई कोर्ट कहती है, भाई एक केस जब चल रहा है कोर्ट में, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको कोई बीमारी हुई, बीमारी हो गई आपको, आपने, क्या आप ऐसा करते हो, सेम बीमारी का ट्रीटमेंट आपने दो हॉस्पिटलों से चलवा रखा है? कभी हुआ है ऐसा आपके साथ? एक बीमारी का इलाज आपने नहीं सर। दो हॉस्पिटलों से चलवा रखा है। एक चेकअप आप इस हॉस्पिटल में करवा रहे हो, एक चेकअप आप इस हॉस्पिटल में करवा रहे हो, सेम टाइम पे इस हॉस्पिटल की दवाई भी खा रहे हो, सेम टाइम पे इस हॉस्पिटल की दवाई भी खा रहे हो। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है बेसिकली? अगर नहीं ऐसा सर। होता है तो बीमारी हो सकती है और बढ़ जाए और खराब हो जाए अलग अलग सेम टाइम पे। हाँ ये है कि भाई यहाँ से आपको कुछ नहीं मिला, मान लो भोपाल कोर्ट में आपको कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं हुई केस की, भोपाल कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ऐसे नहीं, बाद में आप चाहो दूसरी कोर्ट में कर लो, वो अलग बात है, आप अपील में चले जाओ या दूसरी कोर्ट में कर लो, लेकिन जब भी पेंडेंसी पड़ी हुई है, अभी तक चल रहा है, ऐसा कभी हुआ है कि भाई ऑपरेशन होना है आपने और सेम डेट पे दो हॉस्पिटलों में आपने सेम डेट ले ली, पहले यहाँ से करा लेता हूँ, यहाँ पे ऑपरेशन करा के फिर यहाँ से करा लूंगा, कभी ये तो वही चीज है कि भाई एक केस के रिगार्डिंग जब एक पार्टी है तो उसकी एक ही कोर्ट में आप पूरी वो करवाओ सेम टाइम पे, दो कोर्ट में आप धक्के मत खाओ। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ। एक केस आया था मैसर्स विंग्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस मैसर्स स्वान फार्मास्यूटिकल एंड अदर्स। दो कंपनी थी। सूट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्लेंटिफ कंपनी। दो कंपनी थी यहाँ पे, विंग्स
फार्मास्यूटिकल कंपनी और दूसरी कंपनी थी स्वैन फार्मास्यूटिकल कंपनी। दो कंपनी थी। एक थी प्लेंटिव कंपनी, विंग्स प्लेंटिव कंपनी, और एक थी रिस्पोंडेंट कंपनी। ये डिफेंडेंट कह लो या रिस्पोंडेंट कह लो, डिफेंडेंट। Suit was instituted by the planting company alleging infringement by the defendant company by using trademark of medicine and selling the same in the wrapper and carton of the identical design with the same color combination। जो ये स्वैन फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, ये क्या कर रही थी, इस कंपनी का सेम पैकेट, इस कंपनी का सेम लोगो, इस कंपनी का सेम डिजाइन बनाकर बेच रही थी। तो विंग्स ने क्या किया, इसने कहा कि भाई ये मेरा सेम डिजाइन बेच रही है, इसने केस फाइल कर दिया। क्लियर है, समझ आ गई? सेम टाइम पे क्या हुआ, डिफेंडेंट कंपनी ने सेम टाइम पे इस कंपनी ने क्या किया, इसके खिलाफ किसी दूसरी कोर्ट में केस फाइल कर दिया सेम एलिगेशन के साथ। इसने कहा कि भाई ये मेरे डिजाइन यूज कर रही है और इसने किसी दूसरी उसमें डाल दिया। तो यहाँ पे हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट, अलग अलग, मतलब पार्टी सेम है लेकिन अलग अलग कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं अपने अपने, है ना। तो यहां पर ये कहता है, जो ये स्वैन फार्मास्यूटिकल ने बाद में केस डाला था, इसको स्टे मिल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी विंग्स फार्मास्यूटिकल ने इससे पहले केस डाल दिया था। तो इसको बोले कि भाई यहाँ पे अब आपका कुछ नहीं है, आपको अपने आप को डिफेंड करना है तो उस कोर्ट में ही जाके डिफेंड करो, वहीं पे जाके केस लड़ो, यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिशिया रेस प्रीजुडिस मिल गया, पता चल गया क्या होता है। जी सर। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडाइस का पता चल गया क्या होता है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं काफी, इसको बड़े ध्यान से सुनना। डिफरेंस में, डेफिनेशंस में, जेआरजीएल में ये पक्का आता है। आगे आता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है? Section 11 of the Civil Procedure Code deal with the doctrine of res judicata, which impose bar, restraint on repetition of litigation in the same issue. It prevent two different decree on the same subject. Doctrine underline the general principle that one shall not be twice vexed for the same time. Section 11 say that once a res judicata, it shall not be adjudged again. मैं ये कहना चाह रहा है, सौरभ एंड मंशा का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, इन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया, एक कोर्ट में इन्होंने केस फाइल कर दिया, यहाँ पे इनका कोर्ट में केस फाइनल भी हो गया, सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, फाइनल ऑर्डर आ गया। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर एक बार किसी पर्सन को किसी एक मैटर के लिए कोई सजा सुना भी दी गई, कोई ऑर्डर मिल भी गया, उसको दोबारा से सेम मैटर के लिए एक, मान लो क्या हुआ, अगर किसी पर्सन को मान लो क्या हुआ, एक बार उसके ऊपर कोई केस चला, किसी पर्सन के ऊपर केस चला, उसके ऊपर फाइन लग गया, पेनल्टी लग गई और उसने पे भी कर दिया, क्या कोर्ट उसको कह सकती है दोबारा से भी पे करो? क्या कोर्ट उसको कह सकती है दोबारा से भी पे करो? जब एक बार कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया और उसने पेमेंट भी कर दी, तो इसका मतलब कि भाई उसके ऊपर पेनल्टी जो भी थी लग गई थी, वो केस एक बार डिसाइड हो गया था सेम मैटर के ऊपर, जब तक कि उसकी दोबारा से कोई गलती ना हो
उस पर दोबारा से किसी तरह का कोई अलग से वो नहीं होगा, डिसीजन नहीं होगा कोई भी अलग से। समझ आ गई? क्लियर है? तो ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। दिस डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पहले तो क्या होना चाहिए, जो कोई केस था, लिटिगेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, केस का जो केस है वो फाइनल हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए, बचा नहीं होना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। द पार्टी टू शूट शुड नॉट बी harassed टू एजिटेट द सेम इशू ऑन मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। भाई एक बार जो केस डिसाइड हो गया, पार्टी को दोबारा से उस केस के लिए हरास नहीं किया जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा दोबारा से आओ, दोबारा से आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। द टाइम ऑफ कोर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड, और कोर्ट का टाइम आप ऐसे वेस्ट नहीं करोगे। क्लियर है? समझ आ गई? अब प्रिंसिपल क्या है, क्या जी, कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा के लिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली और सब्सटेंटली इन इशूइंग टू सूट। द प्रायर सूट शुड बी बिटवीन द सेम पार्टी और person claiming them. The party should have litigated under the same title. The court will determine the earlier suit must be competent to try the later suit. The same question is directly and substantially in the later suit. तो ऐसी चीज होती है कि भाई इसके लिए क्या होना चाहिए कि मान लो डॉक्ट्राइन ये कब लगेगा कि भाई एक केस चल रहा था और बाद में ये नहीं हुआ कि भाई दूसरा सूट जो कि डायरेक्टली था और पहले वाला केस जो था वो डिसाइड हो चुका था। ये नहीं है कि दोबारा से फिर जाके खड़े हो जाओ और दोबारा से फिर कह दो कि भाई हाँ इसको दोबारा से पेनल्टी लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। ऐसा आपने देखा है कि भाई एक बार किसी ने कोई कोर्ट में केस चला, उसके ऊपर पेनल्टी लगी, पेनल्टी लगाने के बाद उसने सारा फाइन फाइन पे कर दिया और दोबारा से फिर कहने लगे कि पेनल्टी पे करो। कोर्ट ऐसा कर सकती है? ऐसे तो अगर ऐसे चलता रहा तो क्रिमिनल प्रोसीजर में भी बेचारे जो 5-5 साल की जेल काट के आ रहे हैं अपनी सजा, उनको भी कहा जाएगा चलो दोबारा फिर 5 साल के लिए जेल में जाओ, आपने क्राइम किया था। ऐसा नहीं होता। एक बार आपने एक एक किसी आपने किसी गलत काम के लिए सजा काट ली, एक अपने किसी गलत काम के लिए फाइन पे कर दिया, बार बार आपको नहीं बोला जाएगा कि भाई दोबारा से फिर आओ, आपने वो किया था। भाई सही, एक चीज के लिए एक पेनल्टी, ये नहीं है कि बार बार एक चीज के लिए एक से ज्यादा पेनल्टी आप पे लगती रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. यस कंस्ट्रक्शन सर, क्लियर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस जुडिकेटा क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस जुडिकेटा क्या होता है, बात करते हैं। Construction of res judicata, the doctrine which provide that any matter which might or ought have been made a ground of defense in such form should shall be deemed to have been made directly or subsequently in the issue in earlier suit. Hence, as per the doctrine of constructive res judicata also, subsequent suit will be barred. ये कहना चाह रहा है कि भाई डॉक्ट्राइन ये कब एप्लीकेबल होता है रेस जुडिकेटा का, कि द डॉक्ट्राइन विच प्रोवाइड दैट एनी मैटर विच माइट और हैव बीन मेड ऑन अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस इन सच फॉर्म in such former suit shall be deemed to have been a matter directly or subsequent in the issue in the such former suit। कि भाई ये कहना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है इसमें कि भाई ये जो रेस जुडिकेटा का जो डॉक्ट्राइन बना है ये इस चीज पे बना है कि भाई कोई भी मैटर था जो कोर्ट में चल रहा था और वो डिसाइड भी हो गया था, और डिसाइड होने के बाद दोबारा से आप कोर्ट में जाके उस मैटर को नहीं लड़ सकते। एक बार जो चीज फाइनल होगी तो उसके बाद में दूसरी चीज अगर आप डालते हो तो उस पर बार बार लग जाएगा। तो इसको काट दो, सेम चीज ऊपर लिखी हुई है,
तो इसमें कोई चीज ऐसे नहीं है, यहां तक ऊपर तक आप पढ़ना। क्लियर है, समझ आ गई? ये पढ़ना आप। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट हो तो बच्चों बताओ। No, sir, no doubt. आगे बढ़े। जी सर। समरी प्रोसीजर क्या होता है? समरी प्रोसीजर समरी प्रोसीजर का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट ऑफ समरी प्रोसीजर इज टू प्रिवेंट अनरीजनेबल obstruction by the defendant. The defendant is not entitled to defend the suit unless he enter an appearance within 10 days from the service of summons. Such leave the defend may be granted unconditional or upon such term as the court or judge may think fit. समरी प्रोसीजर क्या होता है? समरी प्रोसीजर ये होता है कि भाई उसमें ये बोला जाता है किसी भी, कई बार क्या होता है, मान लो मंशा ने सौरभ के अगेंस्ट केस फाइल किया, कोर्ट ने सौरभ को लीगल नोटिस भेजा कि भाई आपके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, आप जल्दी से जल्दी अपना रिप्लाई दो। मान लो समन सर, समन। हाँ, उसको लीगल नोटिस ही बोलते हैं समन को। समन और लीगल नोटिस एक बात होती है। तो उसको लीगल नोटिस ओके भेजा, सर। नोटिस आया, कोर्ट ने उसको समन भेजा, नोटिस भेजा। उसके बाद क्या हुआ, सौरभ आ ही नहीं रहा। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, डिले करता जा रहा है, आ ही नहीं रहा। इस चीज को रोकने के लिए समरी प्रोसीजर का कंसेप्ट आया। इसमें का मतलब क्या था कि भाई जो डिफेंडेंट है, सौरभ यहाँ पे डिफेंडेंट है, मंशा यहाँ पे प्लेंटिफ है। जो केस फाइल करता है वो प्लेंटिफ होता है, जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है वो डिफेंडेंट होता है। डिफेंडेंट क्या कर रहा है? अनरीजनेबल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है डिले कर रहा है, रुकावटें पैदा करना। भाई अनरीजनेबल रुकावटों को रोकने के लिए समरी प्रोसीजर आया। इसमें क्या लिखा गया भाई? इसमें यह बोला गया कि भाई जब आपके पास समन आ जाएगा, डिफेंडेंट को समन रिसीव होने के 10 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने केस को डिफेंड नहीं कर पाएगा। समझ आ गई? नहीं तो वो अपने केस को लड़ नहीं पाएगा अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर नहीं पेश हुआ, हम उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देंगे। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ। तो कई बार क्या होता है, सच लीव टू डिफेंड मे बी ग्रांटेड अनकंडीशनल और अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन हैज बीन टीम। तो यहां पर जो ये लीव ग्रांट की गई है, however such leave shall not be granted where, जो ये समरी प्रोसीजर के रिगार्डिंग जो ये बताया गया है, ये कहां पे नहीं होता? such leave shall not be granted where court is satisfied that the fact disclosed by the defendant do not indicate that he has a substantial defense or that the defense are frivolous। मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर वो डिफेंडेंट इस सिचुएशन में क्या कर सकता है? डिफेंडेंट लीव ले सकता है, परमिशन ले सकता है। यहाँ पे लीव का मतलब है परमिशन, कि भाई वो कोर्ट को कह सकता है कि सर मेरा कोई जेन्युइन रीजन है और मैं 10 दिन के अंदर नहीं आ पाऊंगा, मुझे प्लीज लीव ग्रांट कर दी जाए, मुझे परमिशन दे दी जाए कि मैं 10 दिन के बाद आ सकूं। लेकिन किन किन सिचुएशन में उसको परमिशन नहीं मिलेगी? पहला कि भाई जहां पर डिफेंडेंट ने जो रीजन दिए हैं वो सब्सटेंशियल रीजन नहीं है, जेन्युइन रीजन नहीं है, उसके जो रीजन है वो फ्रीवियस है, फेक रीजन है, एंड द पार्ट ऑफ अमाउंट क्लेम बाय प्लेंटिफ एंड एडमिट बाय डिफेंडेंट
टू बी ड्यू फ्रॉम हिम इज नॉट डिपॉजिट बाय हिम इन द कोर्ट। और जो मान लो मंशा कहती है कि मुझे 5 लाख रुपए सौरभ से देना है, तो 5 लाख रुपए सौरभ को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके वो लीव ले सकता है, परमिशन ले सकता है, अदरवाइज वो नहीं ले सकता। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। जो ये समरी प्रोसीजर जो होते हैं, समरी सूट जो होते हैं, जो ये समरी सूट जो होते हैं, ये किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? ये अप्लाई होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, हंडीज के ऊपर, प्रोमिसरी नोट के ऊपर। तो ये सारे के सारे इनके ऊपर अप्लाई होते हैं। समरी प्रोसीजर समझ आ गया? Yes, sir. जी सर। Yes. अब डिफरेंट स्टेजेस क्या होती है जब कोर्ट के अंदर कोई केस फाइल होता है, सिविल सूट, सिविल केस मतलब सूट फाइल होता है, तो किन किन प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है, किन किन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। मान लो मंशा ने और इसके बीच में, सौरभ के बीच में, मंशा और सौरभ के बीच में डिस्प्यूट हो गया, कोई मंशा और सौरभ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया। मंशा ने सबसे पहले सौरभ के अगेंस्ट शूट फाइल किया। तो पहला स्टेज क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, मतलब मंशा फाइल्ड द सूट, मंशा फाइल्ड द सूट। इशू एंड सर्विस ऑफ समन, फिर क्या करेगी कोर्ट? इशू करेगी, सर्विस करेगी समन टू द सौरभ। सौरभ फिर क्या देगा? अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देगा, अपना रिप्लाई देगा। सौरभ क्या करेगा? रिप्लाई देगा, इसको रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट दिया, फिर उसकी डिस्कवरी होगी, इंस्पेक्शन होगी, डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी और इंस्पेक्शन होगी। फिर दोनों पार्टी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, फिर प्रॉपर हियरिंग होगी, सुनवाई होगी दोनों पार्टीज की, और उसके बाद जो भी कोर्ट डिक्री जजमेंट पास करेगा, तो बाद में जैसा डिक्री जजमेंट पास हुई उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये होती है एक केस की अलग अलग स्टेजेस, किन किन स्टेजेस से होकर पढ़ना पड़ता है वो इसके बारे में बात करता है। क्लियर है? समझ आ गई? जी सर। Yes, sir. अब हमारे पास कंसेप्ट आता है सेट ऑफ क्या होता है, काउंटर क्लेम क्या होता है, इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है। सबसे पहले आते हैं सेट ऑफ की बात करते हैं। सेट ऑफ, order 8 deal with the set off which is reciprocal equital of debt between the plaintiff and defendant. It has the effect of extinguish the plaintiff's claim. Mancha and सौरभ, मंशा ने सौरभ के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि भाई सौरभ ने मेरे 5 लाख रुपया देना है, 5 लाख रुपया देना है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो गया, कोर्ट ने सौरभ को नोटिस भेजा, समन भेजा कि भाई आपके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, आप अपने रिप्लाई में कुछ बोलो। सौरभ ने बोला भाई मंशा ने भी मेरा 6 लाख रुपए देना है, 6 लाख रुपए देना है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फिर सिचुएशन आ जाती है सेट ऑफ की। कोर्ट कहता है एक काम करो, सेट ऑफ कर लो, जितना मंशा का क्लेम है वो माइनस हो जाएगा आपके क्लेम से। तो यहां पर मंशा का क्लेम जो 5 लाख का था क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, टू द एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट क्लेम बाय डिफेंडेंट एज काउंटर क्लेम। सेट ऑफ के अंदर प्लेंटिफ जब कोई क्लेम करता है तो उसके काउंटर क्लेम में डिफेंडर काउंटर क्लेम करता है, और जितना वो बोलता है उस अमाउंट तक प्लेंटिफ का क्लेम जो है खत्म हो जाता है। मान लो मंशा ने सौरभ
को के अगेंस्ट बोला कि सौरभ ने मेरे 5 लाख रुपए देने हैं, सौरभ ने कह दिया इसने भी मेरे 6 लाख रुपए देने हैं, कोर्ट में चले गए तो जज ने बोला एक काम करो मंशा, आपके जो 5 लाख हैं आपका क्लेम हम खत्म करते हैं, अब आपको सौरभ को 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, आप वो पैसा दो। पहले वाला जो क्लेम था वो खत्म हो जाता है, दूसरे वाला क्लेम रहता है, इसे सेट ऑफ बोलते हैं। सेट ऑफ क्लियर है? Yes, sir. हाँ। Order 8 deal with the set off which is reciprocal actual of the debt between the, कि भाई जब एक प्लेंटिफ को और डिफेंडेंट को आपस में एक दूसरे से पैसा लेना है तो वो सेट ऑफ वाली सिचुएशन में चला जाता है। तो यहां पर जितना प्लेंटिफ का क्लेम है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, खत्म हो जाता है टू द एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट क्लेम बाय द डिफेंडेंट इन अ काउंटर क्लेम वेयर सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट where the suit for the recovery of money the defender claim to set off against the plaintiff's demand any certain sum of money legally recoverable by him from the plaintiff, the defendant may present a written statement containing the particular of debt sought to be set off। भाई क्या हुआ, मान लो सौरभ ने मंशा से उसकी प्रॉपर्टी छीन ली, मंशा चली गई कोर्ट के अंदर, मंशा अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कराने के लिए कोर्ट के अंदर चली गई। सौरभ ने बोला कि मंशा ने मेरा 15 लाख रुपया देना है, पहले मंशा से मेरा 15 लाख रुपए दिलवाओ तभी मैं उसकी प्रॉपर्टी दूंगा। तो फिर वहां पर या तो मंशा को 15 लाख रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपनी प्रॉपर्टी, फिर वहां पे सेट ऑफ करना पड़ेगा, भाई कर लो सेट ऑफ। तो ये होता है सेट ऑफ का केस, समझ आ गई? Yes, sir. काउंटर क्लेम Yes, क्या sir. होता है? ओके, काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम का मतलब होता है, counter claim means something claimed by other party against the set off made by first party. A defendant in a suit may, addition to his right of pleading a set off by way of counter claim against the claim is plaintiff. इसने क्या किया? काउंटर क्लेम, मंचा ने सौरभ के अगेंस्ट केस किया तो उसने उसके बदले में मंशा के अगेंस्ट अपना केस कर दिया, ये होता है काउंटर क्लेम। दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट काउंटर क्लेम कर दिया, समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर है सर। Yes, sir. इक्विटेबल सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है? In this case, the defendant is permitted to claim set off in respect of certain sum of money where the claim arise of the same transaction. इक्विटेबल सेट ऑफ का मतलब होता है कोई ट्रांजैक्शन हुई थी और उसमें क्या कर दिया, ये बोला गया कि भाई दोनों पार्टी का अगर क्लेम है तो आप एक काम करो, इक्वल इक्वल क्लेम कर लो, 50% आप कर लो। भाई कोई ट्रांजैक्शन थी प्रॉपर्टी की, मंशा कहता है कि ये तो मेरा पैसा है, सौरभ कह रहा है ये तो मेरा पैसा है। जब एक ट्रांजैक्शन के ऊपर दो पार्टी अपना क्लेम कर रही है तो कोर्ट क्या करती है, इक्विटेबल सेट ऑफ में चली जाती है कि भाई 50-50 दोनों आपस में कर लो। समझ आ गई? सर ये इन्वेस्टिगेशन के बाद Yes, होता है ना? sir. ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है। ये भी हो सकता है कि भैया एक झूठ बोल रहा हो, अगर लीगली है वो चीज लीगल है कि भाई हाँ अब ये हो गया, एक ट्रांजैक्शन के ऊपर एक चीज के ऊपर दोनों ने मिलके काम किया, अब दोनों ने मिलके काम किया है, मान लो भाई हो सकता है एक पार्टी ने काम नहीं किया दूसरी ने अपना पूरा काम किया तो वो तो उसी का हुआ ना पैसा। अब दोनों पार्टी ने मिलके अपना इनपुट दिया उसमें और वो पैसा दोनों का है तो वो तो फिर सेट ऑफ आप इक्वली कर सकते हो, तो वो उस तरह से रहता है। समझ आ गई? जी सर। Yes, sir. आगे आते हैं, टेम्परेरी इंजेक्शन क्या होता है? टेम्परेरी इंजेक्शन क्या होता है? टेम्परेरी इंजेक्शन इज अ प्रोविजनल रेमेडी invoked to preserve the subject matter in the existing condition. Temporary injection as such are continue until the specified time or until a further order of the court.
and they may be granted at any stage of suit. कोई केस चल रहा था, मान लो मंशा एंड सौरभ का कोई केस चल रहा था। सौरभ ने मंशा से 15 लाख रुपए लेने थे, लेकिन मंशा ने नहीं दिए। सौरभ ने मंशा की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, एक 1 बाय 1 बेचना शुरू कर दिया, 1 बाय 1 बेचना शुरू कर दिया। मंशा चली गई कोर्ट के अंदर। मंशा ने बोला कि सर मैं सौरभ का पैसा दे दूंगी, लेकिन अभी के लिए सौरभ के ऊपर स्टे लगा दिया जाए कि वो मेरी प्रॉपर्टी को ना बेचे। कोर्ट वहां पे जब तक आपका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, जब तक आपका केस फाइनल नहीं हो जाता, जो ये स्टे है ताकि सौरभ और प्रॉपर्टी ना बेच पाए, तो वो जब तक जो टेम्परेरी इंजेक्शन है, या तो कुछ टाइम पीरियड के लिए लगती है, कोई स्पेसिफाइड टाइम के लिए लगती है, या कोई जब तक कोर्ट का फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता तो टेम्परेरी स्टे कोर्ट दे सकती है। समझा कि क्लियर है? ये फाइनल नहीं होती, ये परमानेंट नहीं होती, ये कुछ टाइम के लिए होती है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। जी Yes, सर sir. क्लियर है। Yes, sir. आगे बढ़े। No, sir, no doubt. Yes, sir. इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर क्या होता है? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर क्या होता है? The court may, on application of any party to suit, order the sale by any person named in order or in such manner, in such term as he think fit, any movable property being the subject matter of the suit, attached before judgment in the suit, which is subject to speedy and natural decay, or which for any other just and sufficient cause it may be desirable to sold at once। ये कहना चाह रहा है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का मतलब होना चाह रहा है, मान लो कोई एक चीज थी, उसको लेके दो पार्टी के बीच में कोई केस चल रहा है। कोई भी चीज थी, उसको लेके किसी दो पार्टी के बीच में केस चल रहा है। अब वो ऐसी चीज है जो कि जल्दी खराब हो सकती है, या वो उसका नेचर ही ऐसा है जो जल्दी खराब हो सकती है। तो कोर्ट के पास आप परमिशन लेने के लिए जाते हो कि सर हमें अलाउ कर दिया जाए कि हम उसको बेच सके ताकि वो खराब ना हो। समझ आ गए? तो जिस भी पर्सन का उस पे, जिस भी पर्सन के फेवर में ऑर्डर आएगा, जिस भी पर्सन का नाम ऑर्डर में होगा, कोर्ट जिस भी पर्सन का नाम ऑर्डर में देगी, उस पर्सन के पास राइट होगा उस प्रॉपर्टी को सेल करने का, ताकि वो क्या कर सके, उसको सेल करके जो भी पैसा है वो ले सके, उसको रिकवर्स कर सके। समझ आ गई? क्लियर है? ये होता है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर क्लियर है। डाउट? अपील की बात करते हैं। अपील भाई, छोटी कोर्ट से लेके, अब छोटी कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, मान लो मंशा और सौरभ दोनों के बीच में डिस्प्यूट था, सौरभ के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ, सौरभ कहता मैं इस ऑर्डर से खुश नहीं हूं, मैं तो अपील करूंगा। अपील, अपील जो हमेशा होती है वो अपनी से ऊपर वाली कोर्ट में होती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हमेशा हाई कोर्ट में होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हमें हमेशा हाई कोर्ट में होती है। हाई कोर्ट की अपील हमेशा किस में होती है? हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो दो तरह से रहता है अपील के रिगार्डिंग। सिविल प्रोसीजर कोर्ट में किस तरह से अपील फाइल होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह से अपील फाइल होती है। अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री, अकॉर्डिंग टू द section 96 to 99 of the Code of Civil Procedure 1908, appeal from the original decree may be preferred from any decree passed by the court exercising original jurisdiction to the court authorizing to hear appeal from the decision of such court on the appointment of law as well as on fact.
In this case, there is always a right to appeal until and unless there is a specific prohibition under the law. ये कहना चाह रहा है कि भाई जो भी ओरिजिनल डिग्री है उसके अगेंस्ट अपील जो है आप फाइल कर सकते हो। अपील जो है उससे ऊपर वाली जो भी कोर्ट है उसमें फाइल कर सकते हो। अगर मान लो जो भी उससे ऊपर वाली कोर्ट है, कोई अपील थी किसी कोर्ट के अंदर, उस कोर्ट से जो भी ऊपर की कोर्ट होगी आप उसमें जा सकते हो। अगर वहां पे भी कुछ नहीं हुआ तो आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हो। सेकंड अपील हमेशा हाई कोर्ट में फाइल होगी। सेकंड अपील कहां फाइल होगी? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। समझ आ गई? क्लियर है? फर्स्ट अपील जो होती है वो जो सीनियर कोर्ट होती है, जो लोअर कोर्ट से ऊपर कोई भी अगर नहीं है तो सीधा हाई कोर्ट, अगर है तो उससे ऊपर वाली कोर्ट में। जैसे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, इससे ऊपर अपील जाएगी सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट में। यहां से नहीं तो इससे ऊपर अपील जाएगी किसमें? सेशन कोर्ट। अगर यहां भी नहीं फिर जाएगी हाई कोर्ट, यहां भी नहीं फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट फाइनल होता है। समझ आ गई? जी सर। अपील इन द कॉन्स्टिट्यूशनल केस, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी अपील होती हैं वो सारी की सारी या तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उसके अपील जो है या तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाती है या फिर हाई कोर्ट में जाती है। सिविल कोर्ट की अपील पहले जाएगी हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में डिसाइड नहीं हुई तो फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्रिमिनल केसेस में अपील पहले जाएगी हाई कोर्ट में, अगर वहां डिसाइड नहीं होती तो बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक लिमिटेड जुरिडिक्शंस है क्रिमिनल केसेस को सुनने की, तो वहां पे जाएगी। समझ आ गई? क्लियर है? तो आज इतना आप यहां तक पढ़ो, क्योंकि ज्यादा करवाऊंगा तो लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक क्लास और लेंगे इसमें हम, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। एक क्लास के बाद इसको कंप्लीट करने के